सत्यम शिवम सुंदरम। तो देखिए साथियों, आज हम बात करते हैं जंतु विज्ञान की कुछ शाखाओं की। पिछले वीडियो में हमने जीव विज्ञान की शाखाओं की बात की थी 2 पार्ट में, और आज इसके फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे जूलॉजी की ब्रांच की, जंतुओं की शाखाओं की। अति इम्पोर्टेंट शाखाएं हैं, कई सवाल बनते रहते हैं हर वर्ग के लिए यहाँ से। ठीक है, तो चलिए पहली शाखा देखिए। ठीक है, पहली शाखा है हमारी एरोलॉजी। एरोलॉजी, ठीक है। इस एरोलॉजी के अंतर्गत हम ये कहें कि हवा में जो जंतु रहते हैं, उड़ते हैं, या वायवीय जंतु उनको कह दें, तो इसके अंतर्गत हमारा अध्ययन रहता है वायवीय जंतुओं का। ठीक है, इसके बाद हमारी दूसरी शाखा है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी के अंतर्गत हम ये कहें कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र, बहुत सारे नाम हैं, कोई भी नाम दे लें, तो इस तंत्र का अध्ययन इसमें रहता है। जैसे हम देख सकते हैं परिसंचरण तंत्र, या परिवहन तंत्र, या फिर इसको इंग्लिश में हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहें, तो इस तंत्र का अध्ययन इसके अंतर्गत रहता है। इसके बाद हम अगली ब्रांच की बात करते हैं। ठीक है, तो अगली ब्रांच है हमारी एंटोमोलॉजी। ठीक है, या फिर इसको हम हिंदी में कीट विज्ञान भी बोलते हैं, एंटोमोलॉजी को। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कीटों का अध्ययन किया जाता है, तो सीधा हम याद रखेंगे कीटों का अध्ययन। ठीक, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों का अध्ययन सम्मिलित है। फिर अगला हमारी शाखा है एथोलॉजी। ठीक है, एथोलॉजी अगली ब्रांच है, जिसमें एनिमल बिहेवियर यानी कि प्राणी व्यवहार, प्राणी व्यवहार का अध्ययन। इसमें कौन सा प्राणी किस तरह का नेचर है, उसका क्या व्यवहार है, ये तमाम बातें इसके अंतर्गत आती हैं एथोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगली ब्रांच की हम बात करें, चलिए हीमेटोलॉजी को लेते हैं। ठीक है, हीमेटोलॉजी जैसे कि आप नाम से ही शायद समझ रहे होंगे उसको। ठीक है, हीमेटोलॉजी यानी कि हीम की बात आ रही है, तो इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के हमारे रुधिर जो है, या हम ये कहें कि ब्लड का अध्ययन टोटल इसके अंतर्गत सम्मिलित है। उससे कौन कौन से रोग होते हैं, क्या है, तो ब्लड संबंधी रोगों का अध्ययन। ठीक है, ये हमारा सम्मिलित है हीमेटोलॉजी में। अब अगली शाखा है, उसकी बात करते हैं हम टेटोलॉजी। ठीक है, अगली शाखा हमारी है टेटोलॉजी। टेटोलॉजी क्या है, इसमें सम्मिलित है उपार्जित लक्षणों का अध्ययन। ठीक है, और उपार्जित लक्षण क्या है हमारे, ये वो लक्षण होते हैं जिन्हें प्राणी वातावरण से, ठीक है, सीखता है और वातावरण से ये डेवलप करता है अपने में। ये लक्षण वंशागत नहीं होते, क्योंकि वंशागत केवल आनुवंशिक लक्षण होते हैं। तो उपार्जित लक्षणों का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत कराया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगली शाखा है हमारी एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, ये हमारी एंथ्रोपोलॉजी अगली शाखा है, जिसके अंतर्गत हम मानव जाति के विकास और उसके सांस्कृतिक विकास, कैसे वो इन चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, इसमें मानव जाति
के विकास एवं मानव के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। ये सारा कुछ इस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं। इसके बाद में हमारी अगली शाखा की बात करते हैं। तो देखिए हर्पिटोलॉजी। ठीक है, अगली शाखा हमारी है हर्पिटोलॉजी। और हर्पिटोलॉजी इसके अंतर्गत हम जो सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, प्राणी, उनका अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम चाहे तो रेप्टाइल्स लिख लें या फिर हम ये लिख लें सरीसृपों का अध्ययन। और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि सरीसृप वो प्राणी हैं जो पेट के बल रेंग करके चलते हैं। ठीक है, इसमें सर्प आता है, छिपकली आती है, तो इस तरह के प्राणियों का अध्ययन इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके बाद में हमारी अगली शाखा की बात करते हैं हम। तो अगली शाखा की तरफ चलते हैं। इक्थियोलॉजी। ठीक है, अगली ब्रांच है हमारी इक्थियोलॉजी। इस इक्थियोलॉजी में मछलियों को पालने की विधियां और उनका अध्ययन रहता है। तो मछलियों एवं उनके पालने की विधियों का अध्ययन। तो ये सम्मिलित है हमारा इसमें इक्थियोलॉजी में। ठीक, इसके बाद में हमारी एक शाखा है कैरियोलॉजी। ठीक, इस कैरियोलॉजी के अंतर्गत हमारा जो कोशिका में केंद्रक रहता है, न्यूक्लियस रहता है, उसका अध्ययन रहता है। केंद्रक का अध्ययन। ठीक, तो इसके अंतर्गत न्यूक्लियस का अध्ययन किया जाता है। केंद्रक के बारे में तमाम तरह की बातें हैं वो हम जानते सीखते हैं इस कैरियोलॉजी के अंतर्गत। इसको केंद्रक विज्ञान भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में चलिए और ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी शाखाएं हैं तो ये कम से कम 2 वीडियो में आ पाएंगी। अगली शाखा हम लेते हैं क्रेनियोलॉजी। ठीक है, ये क्रेनियोलॉजी जो है इसमें आप जब स्केलेटन पढ़ते हैं तो क्रेनियम पढ़ते हैं। ठीक है, और क्रेनियम एक हमारी इसमें जो खोपड़ी होती है करोटिड, यानी कि स्कल का अध्ययन। तो इसके अंतर्गत जो खोपड़ी है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में ऊपर से चलिए हम लेते हैं अगली ब्रांच की हम बात करते हैं। तो अगली ब्रांच हम लेते हैं लिम्नोलॉजी। ठीक है, 12वीं शाखा को देख लीजिए, लिम्नोलॉजी। ठीक है, लिम्नोलॉजी के अंतर्गत जो वाटर स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है, या स्वच्छ जलीय प्राणी होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। या फिर इसे हम ऐसे कहें कि तालाब, झील, पोखर आदि में पाए जाने वाले जंतुओं का अध्ययन। ठीक है, तो ये हमारा रहता है इसमें लिम्नोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, ऐसे हम जो वाटर स्ट्रीम्स होती हैं, क्योंकि हमारे झील हैं, तालाब हैं, पोखर हैं, ऐसे हम अध्ययन की दृष्टि से देखें तो ये स्वच्छ जलीय वाटर बॉडीज मानी जाती हैं। तो लिम्नोलॉजी में अगली शाखा है, देखिए 1-2 शाखा को और लेते हैं, मैलेकोलॉजी और
ठीक है। इसी को एक और है इसमें हमारी कॉन्कोलॉजी। तो ठीक है, अब मेलेकोलॉजी या कॉन्कोलॉजी क्या है उसको पहले समझ लीजिए। इसमें क्या है, मोलस्क आते हैं या मोलस्क का जो फाइलम है उसके जंतु हैं वो रखे गए हैं। तो मोलस्का के जंतुओं के ऊपर हम जानते हैं कि CaCO3 का बना एक कठोर कंकाल जो उन्हें जीवन के लिए उपयोगी बनाता है, उसी की वजह से वो वातावरण में अपने को सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसमें जो कवच होता है उनके ऊपर, तो इसमें क्या है, मोलस्क और उनके सेल खोल या फिर कवच, कोई भी शब्द हम बोलें, का अध्ययन। इनके ऊपर एक कठोर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है, वो इसमें रहता है। अगला देखिए, अगली शाखा को लेते हैं हम न्यूरोलॉजी। ठीक है, न्यूरोलॉजी, और न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्र का नर्वस सिस्टम का अध्ययन रहता है। तंत्र का अध्ययन, ये सब हमारा न्यूरोलॉजी के अंतर्गत आता है। और अगली शाखा एक और हम इसमें लिए ले रहे हैं न्यूरोलॉजी के बाद में, ठीक है, ओफियोलॉजी। ठीक, एक शाखा और लेते हैं हम ओफियोलॉजी, और ओफियोलॉजी के अंतर्गत जो सर्प होते हैं, सर्पों का अध्ययन रहता है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो इतना हमारा ये शाखाएं जो वो इस पार्ट फर्स्ट में हम ले रहे हैं कि वो बहुत सारा वीडियो लंबा ना हो जाए। और दूसरी जो शाखाएं अभी बची हुई हैं बहुत सारी, उनको हम पार्ट सेकंड में लेंगे। अगर उससे अतिरिक्त तो और भी बचती हैं तो उसे हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में लें। ठीक है, तो इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।